अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए के बारे में है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को हम कंप्लीट कर चुके हैं, उसके बारे में सारे लेक्चर मौजूद हैं। आप जब चाहें, आपके पास लिंक मौजूद है, आप जाके इसको स्टडी कर सकते हैं। उसमें से कोई चीज़ समझ अगर नहीं भी आती है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है। अमेरिका के बारे में आप सब सुनते आ रहे हैं। अमेरिका एक सुपर पावर है। बेशक 1990 जब से रशिया कोलैप्स हुआ है, 1991 से अब तक अमेरिका जो है दुनिया के सियासी नक्शे पे छाई रही है और उसकी पॉलिसीज़ जो हैं उसने दुनिया भर को मुतासिर किया है। तो इसलिए ऐसे मुल्क के बारे में जानना, उसके कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना बज़ाते खुद एक बड़ा दिलचस्प अमर होगा कि हम यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानें कि आखिर वहाँ पे कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम है, वहाँ पे इदारे कैसे रन कर रहे हैं और सारे जो इदारे हैं, क्योंकि वहाँ पे सदारती निज़ाम हुकूमत है। तो पहले आपने जब यूके का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है तो आपने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को तफसील से स्टडी किया है। इसलिए ये अमर भी आपके लिए दिलचस्पी का बायस होना चाहिए कि अब आप एक बिल्कुल नया निज़ाम पढ़ेंगे। वैसे भी पहले दुनिया यूनिपोलर थी, अमेरिका जो है वो सुपर पावर था, इसलिए उसकी पॉलिसीज़ दुनिया भर पर असरअंदाज होती थी। बहरहाल द वर्ल्ड इज़ शिफ्टिंग टुवर्ड्स मल्टीपोलर सिस्टम। सो हम कह सकते हैं कि अमेरिका की वो हैसियत तो बहरहाल नहीं रही जो पहली 2 अशरों में थी, लेकिन इसके बावजूद वो अभी भी दुनिया की पॉलिसीज़ पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। इसलिए अब हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे सदारती निज़ाम हुकूमत है, तो इसलिए आपने जहन से बरतानिया का कॉन्स्टिट्यूशन निकाल के इसको स्टडी करना है ताकि आपको ये समझ आए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। फिर जब आपको समझ आ जाएगी तो उसके बाद आप दोनों कॉन्स्टिट्यूशन को कंपैरिजन करने के काबिल हो जाएंगे। इसलिए सारी की सारी तवानाइयाँ अब इस चीज़ पर लगानी है कि आखिर अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है। सबसे पहले हम इसकी एवोल्यूशन और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जब तक हमें वो पता नहीं होगा हम आगे इस कॉन्स्टिट्यूशन के सेलिएंट फीचर्स को डिस्कस नहीं कर सकते। इसलिए पहला जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि एवोल्यूशन एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात आपको मालूम होगी कि अमेरिका को कोलंबस ने 1492 में दरियाफ्त किया और उसके बाद बड़ी तादाद में जो लोग हैं, जो यूरोपियंस हैं, वो अमेरिका आने लगे। तो मकामी लोग जो वहाँ के थे, जो रेड इंडियंस कहलाते थे, उन्होंने यूरोपियन आबादकारों के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत की, लेकिन यूरोपीय बाशिंदे बेहतर असलहा की बुनियाद पर गालिब रहे। ज़ाहिर है उनके पास ज़्यादा असलहा था, रेड इंडियंस के पास कोई असलहा नहीं था। तो इसलिए यूरोपीय आबादकार जो यूरोप के मुख्तलिफ़ ममालिक से आए थे, जिनमें इंग्लिस्तान, स्पेन, जर्मनी और पुर्तगाल वगैरह से ताल्लुक़ रखते थे, वो जो सारे हैं उनका ताल्लुक़ अगरचे मुख्तलिफ़ नस्लों से था, रस्म व रिवाज से था, लेकिन चूँकि उन सब में एक चीज़ मुश्तरक थी कि वो सारे अपने अपने इलाकों से हिजरत करके यहाँ आए थे और वो यहाँ पे आबाद होना चाहते थे। इसलिए वो सारे आपस में एक यूनिटी की सूरत अख्तियार कर गए और यही उनका मुश्तरका मफाद था, जो कि बाद में एक मिसाली हैसियत अख्तियार कर गया। तो यहीं से कॉलोनियल पीरियड शुरू हुआ, यानी नौ आबादियाती दौर शुरू हुआ कि अमेरिका जो है ज़ाहिर एक नया खिता दरियाफ्त हुआ था, तो उसको हासिल करने के लिए, उसकी बालादस्ती हासिल करने के लिए जो यूरोपीय ममालिक हैं उनमें आपस में कन्फ्लिक्ट शुरू हो गए। स्पेन उस वक्त बहुत बड़ी बहरी ताकत था, उसने जो लैटिन अमेरिका है, जनूबी अमेरिका के अक्सर इलाकों पर उसने गलबा हासिल कर लिया, जबकि नॉर्दर्न जो अमेरिका है उसमें बरतानिया कामयाब रहा। लेकिन 1764 तक जो बरतानिया है उसको अपने तमाम हलीफों पर बिलाखिर बालादस्ती हासिल हो गई। जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया भी बरतानिया की नौ आबादी रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया भी बरतानिया की नौ आबादी रहा है, इसी तरह से अमेरिका भी बरतानिया की नौ आबादी रहा है। बरतानिया ने शुमाली अमेरिका में ताजे बरतानिया के मतहत एक बाकायदा निज़ाम तश्कील दिया। वो निज़ाम क्या था? उसमें 3 किस्म की उन्होंने कॉलोनीज़ बनाई। ज़ाहिर है वो कॉलोनियल दौर था,
तो 3 किस्म की कॉलोनीज इस्टेब्लिश की गई। फर्स्ट वन वाज रॉयल कॉलोनी, कि इसके गवर्नर का तकर्रुर ताज बरतानिया की तरफ से होता था। ताज बरतानिया को आप पढ़ चुके हैं, जिसमें उनका मुनार्क होता है, जिसमें उनका प्राइम मिनिस्टर होता है और कैबिनेट होती है प्लस पार्लियामेंट होती है। ये सारे के सारे मिलकर ताज बरतानिया की तश्कील करते हैं। उसकी मुकन्ना जो थी वो 2 ईवानी थी, यानी कि लेजिस्लेचर, और हर कॉलोनी की एक अदालत थी, यानी कि जुडिशरी, जिसके ख़िलाफ़ अपील प्रिवी काउंसिल में की जा सकती थी। जाहिर है ये ताज बरतानिया के मतहत था, तो उनके लिए हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील भी बरतानिया से ही होनी थी। और इन रॉयल कॉलोनीज़ की तादाद 8 थी। उसके बाद दूसरी किस्म की प्रॉपर्टी कॉलोनीज़ थी। इनका इंतज़ाम बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स चलाते थे और इनमें पार्लियामेंट और इंसाफ के लिए अदालत मौजूद थी और इनकी तादाद 3 थी। थर्ड वन इज़ चार्टर कॉलोनीज़। इनकी तादाद सिर्फ 2 थी। इनकी भी जो पार्लियामेंट थी मुकन्ना थी वो 2 ईवानी थी। गवर्नर का इंतखाब कॉलोनी करती थी, यानी कि जो रॉयल कॉलोनीज़ है उनके बरक्स वहाँ पे गवर्नर का इंतखाब ताज बरतानिया की तरफ से होता था, यानी कि उसको अपॉइंटमेंट। लेकिन चार्टर्ड कॉलोनीज़ में गवर्नर का इंतखाब कॉलोनी खुद करती थी और अदालत के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ अपीलें प्रीवी काउंसिल में की जा सकती थी। अब अमेरिका पर हुकूमत के दौरान बरतानिया को मुख्तलिफ़ ममालिक से जंगें लड़नी पड़ी, जिनमें फ़्रांस वगैरह काबिल ज़िक्र हैं। तो उनके फ़ौजी और इंतज़ामी अखराजात में बड़ा इजाफ़ा हुआ। लिहाजा बरतानवी हुकूमत ने यह फ़ैसला किया कि अमरीकी अवाम पर मज़ीद टैक्सेस लगाए जाएँ और उन्होंने ये फ़ैसला किया कि अमरीका में मुकीम जितने भी बरतानवी अफवाज के अखराजात हैं वो अमरीकी अवाम से ही वसूल किए जाएंगे। अब जाहिर है ये आप अगर सोचें कि एक तो आपने उन पर फ़ौज मुसल्लत की हुई है, उसके बाद आप उनके अखराजात भी उन्हीं से लेना चाहते हैं, तो इसलिए इस फ़ैसले पर अमरीकी अवाम ने शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार किया। उनका ये कहना था कि वो बरतानवी पार्लियामेंट के दायराकार को तस्लीम ही नहीं करते हैं, तो इसलिए वो उनके आयद करदा टैक्सेस भी अदा नहीं करेंगे। तो बरतानवी हुकूमत ने ताकत का इस्तेमाल किया और टैक्स वसूल करने की कोशिश की और अमरीकी अवाम को दबाने की कोशिश की। तो 1774 में अमरीकी आबादकारों ने इस मसले पर फ़िलाडेल्फिया में कांग्रेस मुनक्किद की, जिसमें बरतानवी अफवाज के वापसी और टैक्सों की वापसी के मुतालबात किए गए। इसमें विलियम पेट और बर्क जैसे बरतानवी दानिशवरों ने भी बरतानवी इक़दामात की मुखालफत की। उनका ख़्याल था कि ये चीज़ इट्स क्वाइट अनएक्सेप्टेबल, लेकिन हुकूमत अपने मौक़िफ़ पर कायम रही। इस पर अमरीकी अवाम ने 1775 में जंग आज़ादी शुरू कर दी। हुकूमत के सख्त रवैये की बिना पर जून 1776 को फ़िलाडेल्फिया में दूसरी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसमें जॉर्ज वाशिंगटन को जंग आज़ादी का कायद बनाया गया। उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस है कि हुकूमत मुसलसल गैर लचकदारियत का मुजाहरा करती रही। कौन सी हुकूमत? बरतानवी हुकूमत। तो इस पर अमरीकी नौआबादकारों ने तीसरी कॉन्फ्रेंस बुलाई। अमरीकी नौआबादकार ने इसलिए कहते हैं कि मैंने आपको भी बताया है कि ये सारे के सारे वहाँ से अपने इलाकों से आए थे, मुख्तलिफ लोग थे, यूरोपीय बाशिंदे थे, तो इसलिए उनको नौआबादकार कहते हैं, यानी नए नए आबादकार। इन्होंने जब तीसरी कॉन्फ्रेंस बुलाई तो उसमें ऐलान आज़ादी का फ़ैसला हुआ। ऐलान आज़ादी 4 जुलाई 1776 को मंजूर हुआ। इसकी इबारत एक ख़ुसूसी कमेटी ने तैयार की थी और जेफरसन ने इसमें बड़ा नुमायाँ किरदार अदा किया था। 4 जुलाई 1776 अमेरिका में यौम आज़ादी के तौर पर मनाया जाता है। आज़ादी की जंग जो 1775 को शुरू हुई थी, जब ऐलान आज़ादी हुआ, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, तो उसके ऐलान आज़ादी के साथ इसमें शिद्दत पैदा हुई और इस तरह से ये जंग जो है जारी रही। इसमें एक और अहम चीज़ भी थी कि उस वक्त बरतानिया के चाय से भरे जहाज़ जो हैं वो यहाँ पे जब लंगर अंदाज हुए, तो इन नौबादकारों ने वहाँ पे पहुंचकर उनके जो चाय के कंटेनर्स हैं वो समंदर में फेंकने शुरू कर दिए। और चूँकि ये जो कार्रवाई है ये बोस्टन की बंदरगाह पे हुई थी, तो इसलिए इसको बोस्टन टी पार्टी के नाम से इस चीज़ को याद किया जाता है। अब आज़ादी की जंग जो 1775 को शुरू हुई थी और ऐलान आज़ादी के साथ इसमें शिद्दत आ गई थी, ये 19 अक्टूबर 1781 को ख़त्म हुई, जिसमें बरतानवी अफवाज को शिकस्त हुई और अमेरिका है जो कि लैंड दरियाफ़्त हुई थी, जो कि नौआबादकार जहाँ पे आए थे उनको आज़ादी मिली एक तरह से। और इस तरह से बरतानिया जो है उसका इन इलाकों पर से होल्ड ख़त्म हो गया और इन लोगों ने, ये जो नौआबादकार हैं, इन्होंने
आप आज़ादी जो है उसको बिलाखिर हासिल कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है, जब ये जंग ख़त्म हो गई, जब इनको आज़ादी मिल गई, तो उसके बाद फिर अब सवाल ये था कि आखिर आपस में ये जो भी रियासतें हैं जिनको आज़ादी मिल तो गई थी, अब सवाल ये पैदा होता था कि अब इन्होंने आपस में किस तरह से सेटलमेंट करनी है, अख्तियारात की नौइयत क्या होगी, आपस में इनके दरमियान जो अख्तियारात की तकसीम कैसे होगी, पार्ट कह सकते हैं कि इनके दरमियान जो है हुकूमत का सिस्टम कौन सा रखा जाएगा। हर चीज़ जो है वो भी डिसाइड होनी थी, क्योंकि इससे पहले तो जाहिर है कि वो जंग लड़ते आ रहे थे, तो उनका मेन फोकस ही यही था कि आज़ादी चाहिए। लेकिन जाहिर है जब आज़ादी मिल गई तो उसके बाद बाकी चीज़ें भी अहमियत अख्तियार कर गई, क्योंकि नौआबादियात ख़त्म हो चुकी थी। अब इन लोगों को, इन नौआबादकारों को, अमेरिका की रियासतों को अपना आइन चाहिए था। और ज़ाहिर है कि किसी भी रियासत को चलाने के लिए आपको पता है कि आइन एक बहुत बड़ी ज़रूरी चीज़ होता है। तो जंग आज़ादी के दौरान ही अमरीकी नौआबादकारों ने आइंदा दस्तूर की मनसूबाबंदी शुरू कर दी थी। ये नौआबाद जो हैं वो जंग आज़ादी में तो मुत्तहिद थी, इसलिए, लेकिन वो अपनी इनफरादियत ख़त्म करना नहीं चाहती थी, तो इसलिए कन्फेडरेशन के क़याम का फ़ैसला हुआ था। कन्फेडरेशन का मतलब नीम वफाक होता है। तो दस्तूर की तैयारी के लिए दूसरी कांग्रेस ने एक कमेटी कायम की, और इस कमेटी की रिपोर्ट पर गौर व गौस के बाद कांग्रेस ने 17 नवंबर 1777 को नीम वफाक की एक दस्तावेज़ की मंजूरी दी। अब ये सारा कुछ पहले से हो रहा था। शिकस्त 1781 में हुई थी, लेकिन वो अपना काम 1777 से करते आ रहे थे, और इसे तौसीक के लिए 13 रियासतों की जो पार्लियामेंट में पेश किया गया। मैरीलैंड के सिवा बाकी रियासतों ने 1779 तक इसकी मंजूरी दे दी, जबकि मैरीलैंड ने 1 मार्च 1781 में इसकी मंजूरी दी। अब इस नीम वफाक के क़याम का मकसद क्या था कि रियासतों का मुश्तरका दिफा किया जाए, उनकी आज़ादी और मुश्तरका मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिशें की जाएँ। इसलिए इसकी कुछ अहम खसूसियात थीं कि मरकज़ी तंजीम के पास अख्तियारात बहुत महदूद थे, रियासतें इक़्तिदार आला की मालिक थीं और नीम वफाक से कब जब चाहें अलग हो सकती थीं। हर रियासत मरकज़ी तंजीम कांग्रेस में 2 से 7 अरकान भेज सकता था, लेकिन हर रियासत का वोट एक था, और कांग्रेस के नुमाइंदे अखराजात के लिए रकूम अपनी अपनी पर्टिकुलर स्टेट से हासिल करते थे। मरकज़ी सतह पर कोई इंतज़ामिया या कोई भी अदालत ना थी, बस एक पार्लियामेंट थी जिसके पास बहुत कम अख्तियारात थे, और कांग्रेस के जितने अहम फैसले थे वो तो 13 में से 9 रियासतों की मंजूरी से होते थे। मरकज़ी तंजीम का ताल्लुक़ महज रियासतों से था और उनका शहरियों से कोई भी ताल्लुक़ नहीं था। ये जो नीम वफाक है, ये जद्दोजहद आज़ादी के दौरान तो बड़ा कामयाबी से चला। ज़ाहिर है कि उस वक्त मकासद एक जैसे थे, लेकिन जंग आज़ादी के बाद ये नाकाम हो गया। क्या वजूहात थी इसकी? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मरकज़ी सतह पर कोई इंतज़ामी इदारा मौजूद ही नहीं था। मरकज़ी कांग्रेस भी महदूद अख्तियारात की मालिक थी, उसे टैक्स लगाने का भी इख्तियार नहीं था, बल्कि रियासतें मरकज़ को चलाने के लिए रकूम फराहम करती थीं, और आज़ादी के बाद रियासतों ने फ़ंड्स की फ्राहमी में ज़ाहिर ललूलियत से काम लिया। लिहाजा नीम वफाक जो है वो मुआशी मसाइल का शिकार हो गया। उसके बाद बाहमी ताउन का ख़ात्मा हो गया। जद्दोजहद आज़ादी में तो रियासतों में मिसाली ताउन पाया जाता था, लेकिन जंग आज़ादी के अख्तिताम पर ये जो मिसाली ताउन है ख़त्म हो गया। उनके दरमियान प्रेजुडिस ने सर उभारा, कई रियासतों ने अपनी फ़ौज कायम कर ली, वो अपने तौर पर तिजारत करने लगी, और मरकज़ के पास चूँकि कोई अख्तियार नहीं था इसलिए वो बिल्कुल बेबस था। उसके बाद इनकी कंट्रोवर्शियल पॉलिसीज़ थी, ट्रेड पॉलिसीज़। हर रियासत ने अपने मफादात के ताबे तिजारती पॉलिसियाँ अख्तियार की, किसी मुश्तरका तिजारती हिकमत अमली को अख्तियार ही नहीं किया गया, और ये मुआशी अदम ताउन बहरहाल बाहमी इख्तलाफात का सबब बना। फिर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गई, जंग पर उठने वाले अखराजात बहुत ज़्यादा थे, जिसकी वजह से शहरियों को महंगाई और बेरोज़गारी का सामना करना पड़ा। ये मौशी अबतरी और अफरात ज़र नीम वफाक की नाकामी का बहुत बड़ा सबब था। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि कांग्रेस जो है वो वीक लेजिस्लेचर थी, वहाँ पे उस कांग्रेस के पास कोई ताकत नहीं थी कि वो किसी रियासत को अपनी सिफारिशात पर मजबूर कर सकती, और ये बेबसी भी नीम वफाक की नाकामी का एक बहुत बड़ा सबब थी। तो इसलिए फिर नीम वफाक को ख़त्म करके वफाक कायम किया गया, फेडरेशन कायम की गई। ये फेडरेशन कैसे कायम की गई ये हम कल पढ़ेंगे, और उसके बाद हम अमरीकी आइन की नशोनुमा के बारे में पढ़ेंगे कल। आपको इसमें से कुछ समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। अपनी असाइनमेंट आप प्लीज़ टाइम से भेज दीजिएगा 4th ईयर। थैंक यू सो मच।